हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको 14 दिसंबर 2024 को जो सीटेट का पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन कराऊंगी, जिसका ये सेट डी है। सबसे पहले हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन, उसके बाद पेपर 1 का हिंदी एंड पेपर 2 इंग्लिश। इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। साथ ही जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। ऑप्शन नंबर 1, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी समाज बच्चे को भ्रष्ट नहीं करता। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। ये ऑप्शन भी गलत है, कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से असभ्य नहीं होता। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है फोर्थ, जो कि है बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो ये फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो यह किस आयाम के तहत आता है। विकास के आयाम यहाँ 4 दिए हुए हैं, मनोसामाजिक आयाम, भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक आयाम और भाषाई आयाम। तो इसमें पूछा है कि भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है, इसमें परिवर्तन जो होता है, इसका अध्ययन विकास के किस आयाम के तहत किया जाता है। तो इसका अध्ययन किया जाता है विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत। हम जानेंगे विकास के भौतिक आयाम के तहत क्या होता है। तो विकास के भौतिक आयाम में शरीर के अंग, ऊतक और कोशिकाओं का विकास शामिल है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति की लंबाई, वजन को भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यह सोचने, समझने और सीखने की समस्या को हल करने की क्षमता आती है। भाषाई विकास के अंतर्गत आता है, यह भाषा को समझने, बोलने और लिखने की क्षमता से संबंधित होता है। तो ये रहे विकास के आयाम। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किसके रूप में संदर्भित किया जाता है और यह क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है जेंडर पहचान, आनुवांशिक रूप से निर्धारित। दूसरा है जेंडर भूमिकाएं, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित। और चौथा है जेंडर पहचान, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें जेंडर भूमिकाएं के रूप में संदर्भित किया जाता है तथा यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण का। कथन यहाँ पे है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और इसका कारण है कि विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो कारण है वह पूर्ण रूप से गलत है। और पहला जो इसका कथन है कि समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कथन और कारण दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहला, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ये गलत हो जाएगा। पूर्व ज्ञान जो होता है सीखने की भूमिका में अपनी भूमिका जरूर निभाता है। सेकंड है, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। परिपक्वता जो है यह संज्ञानात्मक विकास में अपनी भूमिका निभाती है।
नेक्स्ट है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अनुभवों के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये गलत है। हम किसी भी चीज़ को याद करके ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में नहीं रख सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया या फिर एक एकीकृत प्रक्रिया। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वह संज्ञानात्मक विकास को एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, यानी कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको यह कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं, सहयोगात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? पहला ऑप्शन है, भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा जो है स्वतंत्र तो है लेकिन वह संज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो कि संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा जो है संज्ञान को, सीखने को कई तरीके से सुगम बनाता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। गलत हो जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? पहला, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। दूसरा, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तीसरा, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। और चौथा जो है, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक छात्र जो है अच्छा ग्रेड पाने के लिए और दूसरों बच्चों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ना कि शिक्षक से अधिक सीखने के लिए और ना ही अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ। यह इन सब कार्यों के लिए छात्र जो है मेहनत नहीं करता। 9वां क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए या फिर विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना तथा एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उदाहरण प्रस्तुत करना ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, मीन्स दूसरे उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है टीचर, ये भी सही है। और तीसरा, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा गलत है कि एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये हमारा 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करते हैं? पारस्परिक अध्यापन, अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम या फिर वर्णनात्मक अधिगम? तो वर्णनात्मक अधिगम, ग्रहणशील अधिगम और अनुकूलित अधिगम, ये तीनों ही अधिगम जो है, ये जो प्रक्रिया है ये गलत हो जाएगी। पारस्परिक अध्ययन जो है, रेसिप्रोकल टीचिंग, यही है जो अपनी भूमिकाओं का विनिमय कर सकते हैं। इसी विधि के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे
विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान, स्मृति या फिर संज्ञान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। इसके माध्यम से फिजा को जिस विषय में रुचि है वह उसे आसानी से सीख लेती है, बल्कि और जिस विषय में उसे रुचि नहीं है उसे सीखने में उसे समस्याएं होती हैं। तो ये आ जाता है अधिसंज्ञान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पहला, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि जो है समय के साथ बदलती है। इसको यह हमें विरासत में नहीं मिलती, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते और न ही इसे हम माप सकते हैं। बुद्धि जो है समय के साथ बदलती है। हम कठिन परिश्रम करके अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ नहीं आती उसे भी हम जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं और दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नता है, इसकी संभावना के बावजूद जो है स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन और रीजन है। कथन इसका है, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण इसका है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो ऑप्शन है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, यह बिल्कुल भी गलत है। तो कारण और कथन दोनों ही इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन इसका है, लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, यानी कि दिल्ली को भारत के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी हो रही है। कारण है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित करती हैं। तो क्या इसका कथन कारण जो है बिल्कुल सही है? तो ये जो कथन और कारण है ए, यानी कि इसका कथन जो है बिल्कुल सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो है कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, या फिर शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ पे विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की या फिर किसी निर्देशन की ज़रूरत है। वहाँ देखना जहाँ पे बच्चे खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो वो चीज़ की पहचान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, ठीक है। उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? 10 साल की एक लड़की है जो मैथ का सवाल नहीं बना पा रही है, तो शिक्षक जो है उसके समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकती है? कड़ी से कड़ी सजा दे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसे समस्या का समाधान दे, ये भी गलत है।
समस्या का समाधान दे देने से यह जो समस्या है बाद में भी काकोली को आ सकती है, बाद में भी फिर उसे क्वेश्चन पूछना पड़ सकता है। नेक्स्ट है उसे समस्या को छोड़नी और अगले पेज पर जाने के लिए कहे तो ये भी गलत है। किसी भी प्रॉब्लम को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है और लास्ट हमारा बचता है कि कोशिश करते रहने के लिए उससे प्रोत्साहित करना चाहिए टीचर को, और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन भी प्रदान करना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, जीन पियाजे खाली स्थान मानता है, लेव वाइगोत्स्की खाली स्थान को खाली स्थान मानता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जीन पियाजे जो हैं आत्मकेंद्रित वाक्य को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं। लेव वाइगोत्स्की निजी वाक्य को स्व विनियमित में प्रभावी मानते हैं। 20 क्वेश्चन है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, शिक्षार्थियों जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए विकल्प देना, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों का पेशकश करना। यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो हमें बताना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा हो जाएगा कि यह शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। या फिर यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जो है, यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। यह कथन जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे, कथन और कारण। कथन है कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलता है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। इसका जो कारण है वो है ये है कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों ही गलत है। कथन भी गलत है और कारण जो इसका दिया हुआ है वो भी गलत है। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। कथन का गलत है, और जबकि कथन गलत है इसलिए इसका कारण भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? विवेचनात्मक सोच को जो बढ़ावा देता है उसके बारे में हम जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? या फिर लास्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था। यह जो है विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है कि आखिर किस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए जो कि उन्हें हेल्प करेगा? ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधिता है, वो देख नहीं सकते, उनको देखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो उसके लिए शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, जो कि एक स्पर्श प्रणाली है। मीन्स जो बच्चे छू के नहीं देख के नहीं जानते, चीज़ों को देख नहीं सकते, वह स्पर्श करके, छू कर महसूस कर सकते हैं। ब्रेल एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोग या बच्चे जिन्हें दिखता नहीं है वह वस्तु को छू के समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन 1 है कि विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट देना।
तो ये तो गलत हो जाएगा। जब हम छात्रों को विस्तृत नोट दे देंगे तो फिर वे सोच नहीं पाएंगे, आगे नहीं सोचेंगे बच्चे। सेकेंड ऑप्शन है कि एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी को याद रखना और प्रस्तुत करना हो। तो यहाँ पे याद रखना जो वर्ड दिया हुआ है, इस कारण ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तो ये ऑप्शन हमारा सही लगता है। चलिए लास्ट देखते हैं, छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण करना। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है थर्ड, कि छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। पहला, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, यह एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। तीसरा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। चौथा है देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। तो ये सारे जो ऑप्शन है इसमें से जो सही आंसर होगा वो हमारा है पहला, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 कथन और कारण है। कथन है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये कथन है हमारा, पर इसका कारण यह दिया गया है कि लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो जो कथन है और कारण ये दोनों ही गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वह जन्मजात नहीं होती, वह जन्म से ऐसी नहीं होती हैं, और इसका कारण भी गलत है। 28 क्वेश्चन भी कथन कारण है। कथन है कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है कि जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने के लिए हल करने के लिए कहेंगी, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कारण जो है यह सही तो है पर कथन का सही व्याख्या नहीं करता। तो 28 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। वो बच्ची इसलिए डरती है कि उसे शर्मिंदा होने का डर है, और दूसरा ये कारण भी सही है कि वह असुरक्षित और चिंतित महसूस करती है, पर ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति जो है सबसे प्रभावी होगी उस शिक्षिका के लिए। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य पूरे करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना, या फिर नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, या छात्रों के नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि जो शिक्षिका है वह छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कह सकती है और फिर उन्हें उस विषय से जोड़ के आगे समझा सकती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30वां, कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तो ये गलत हो जाएगा। जो भी शिक्षक होगा वह बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा नहीं देगा। दूसरा, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। तो नहीं, कोई भी शिक्षक का इतना अधिकार नहीं है कि वह बच्चों को लेवलाइज करे, उसको नामीकरण कर सकता है। तीसरा है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है। तो ये भी नहीं कर सकते हैं कोई भी शिक्षक। लास्ट ऑप्शन है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप
पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करना। तो ये हो सकता है कि शिक्षक जो है अपनी रणनीतियों को संशोधित करेंगे, क्योंकि जो हमारी शिक्षा है वह बच्चों के सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए यहाँ पे शिक्षक को बच्चों के अनुसार बदलना होता है। यहाँ से हम शुरू करेंगे सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा गुजरात। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। कदम्ब मयूर शर्मन के बारे में अगर आप जानें तो यह एक कन्नड़ विद्वान थे और तलगुंडा के मूल निवासी थे, जो बनवासी के कदम्ब साम्राज्य के स्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो भी ग्रह होते हैं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रहों के पास अपनी रोशनी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, वे केवल चट्टानों के बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ ग्रह चट्टान के बने होते हैं जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। जबकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो गैस के बने होते हैं, मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 4 ग्रह जो है गैसीय हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, सभी ग्रहों के पास अपने चांद होते हैं। तो नहीं, सभी ग्रह के अपने चांद नहीं होते हैं, लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास चांद नहीं है, लेकिन बाकी जो 6 ग्रह बचे 8 में से, उन 6 के पास अपना चांद है, बस बुध और शुक्र के पास अपना चांद नहीं है। तो ए और जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो सही है, हमारा बी और सी गलत है, तो केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। मीन्स पृथ्वी के तापमान, पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है, तो इसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? भीड़ वाले ऊंचे भवन, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरणें, ऋतुएं तथा असफाल्ट से बनी सड़कें। तो सड़कें और ऊंचे भवन तो ये दोनों ही पूर्ण रूप से गलत है, इनको तो हम सबसे पहले हटा देंगे ऑप्शन से। नेक्स्ट बच जाता है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरण और ऋतुएं। तो ऋतुएं यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बात किया गया है, तो पूरे पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं होती हैं साल भर में। किसी एक स्थान के बारे में बात होता तो हम ऋतु को ऑप्शन में रखते। बच गया ऑप्शन नंबर 2, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं वो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। गैर ब्राह्मण मीन्स ऐसे व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। दूसरा, आंदोलन ने तर्क दिया था कि आर्य लोग मूल थे। और सी, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन और प्रभुत्व था। ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है केवल बी, केवल ए, सी, बी, सी या फिर केवल सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए तथा सी। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, तथा आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन और प्रभुत्व था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? यूवी फड़के, ज्योतिराव फूले, घासीदास तथा हरिदास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घासीदास। घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के सतनामी जात में हुआ था और इन्होंने ही सतनामी आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य था सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। बात करें यूवी फड़के के बारे में तो इनका जो पूरा नाम था वह था वासुदेव बलवंत। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी। इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। ज्योतिराव फूले जो हैं ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे और हरिदास ठाकुर जो थे उन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रारंभिक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, किस प्रकार की पवनें स्थल और समुद्री समीर होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थल समीर और समुद्री समीर होते क्या हैं। तो जब दिन के दौरान समुद्र की सतह की तुलना में भूमि तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे भूमि के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तब समुद्र से हवाएं जो है भूमि की ओर बहती हैं, जिससे समुद्री समीर कहा जाता है। तब यह सी ब्रिज का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार रात के दौरान जो है भूमि जो है तेजी से ठंडी हो जाती है, लेकिन जो समुद्र है वो ठंडी नहीं हो पाती और यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तब भूमि से जो हवाएं है समुद्र की ओर उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए बढ़ती हैं, तो उस समय जो हवाएं चलती है उससे लैंड ब्रिज का निर्माण होता है। तो अब हम जान गए कि स्थल समीर और समुद्री समीर होते क्या हैं, लेकिन ये किस प्रकार की पवनें हैं, अस्थायी पवनें, चक्रवात, स्थानीय पवनें या फिर मौसमी पवनें। तो ये जो समीर है यह स्थानीय पवनें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम जानेंगे अस्थायी पवनें क्या होती हैं। ऐसी पवन जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है उसे अस्थायी पवन कहते हैं। चक्रवात के बारे में जानें तो चक्रवात हवाओं का एक ऐसा तंत्र है जो निम्न दबाव के क्षेत्र में हवा के घूमने से बनता है और मौसमी पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं। इसके मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर के बीचों बीच एक विषुवत रेखा है और दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। विषुवत रेखा के 0 डिग्री से लेके पूर्व में 180 देशांतर रेखाएं हैं और ठीक पश्चिम में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो जो टोटल देशांतर रेखाएं हैं वो है 360। इसलिए जब हम देशांतरों के बीच की दूरी का मापन करते हैं तो विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित कर देते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है। पहला आग्नेय शैल मैग्मा कायांतरित शैल, दूसरा अवसादी शैल कायांतरित शैल या मैग्मा, और तीसरा आग्नेय शैल कायांतरित शैल अवसादी शैल मैग्मा कायांतरित शैल या फिर अवसादी शैल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 अवसादी शैल कायांतरित शैल और फिर मैग्मा शैल। सबसे पहले अवसादी चट्टानें बनती हैं, फिर उससे तापमान में दबाव के कारण कायांतरित शैल बनती हैं, फिर उससे मैग्मा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आहत सिक्के, उत्तरी काली चमकीले पात्र, एम्फोरा और एरेटिन वेयर। तो इसमें जो सबसे पहले आपको आए वो आप मैच करेंगे। बात करें एम्फोरा की, तो एम्फोरा एक ऐसा बर्तन था जिसमें 2 हाथ लगे होते थे पकड़ने के लिए। यह इस टाइप का बर्तन होता था और इधर इसके हैंडल लगा होता था। तो ये था एम्फोरा। एम्फोरा को हमने मैच कर लिया लंबे दोहरे हत्थे वाले पात्र से। ऑप्शन में देखेंगे कि सी का 2 नंबर कहाँ है। 2 ऑप्शन में है सी का 2, तो हमारा पहला और चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एरेटिन वेयर। एरेटिन वेयर क्या थे। एरेटिन वेयर थे मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है मुहर लगे चमकदार बर्तन। डी का 1, तो डी का 1 है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आहत सिक्के जो थे डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे बने होते थे और उत्तरी काले चमकीले जो पात्र थे वह मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन तथा कारण। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, ए तथा आर, जिसको ध्यान से पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। पहला है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन ए तथा आर बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है।
1870 से 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1870 से 80 के दौरान जो है भारतीयों के बीच असंतोष फैल गया था और उसका कारण यह था शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और एल्बर्ट बिल। सेकेंड है 1778 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वह 1878 ईस्वी में ही लाया गया था। यहाँ 1880 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। जब भारतीय सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू किया तो उसे अंग्रेजों ने नहीं माना, वो विरोध करने लगे। एल्बर्ट बिल में क्या था कि सरकार ने एल्बर्ट बिल में यह कोशिश की थी जिसके तहत भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस बिल को पास होने नहीं दिया, वे उसका विरोध करने लगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। घास के मैदानों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये बिल्कुल सही है। जो घास के मैदान है उसके निर्माण में जलवायु की भूमिका होती है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्ड में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। ये भी सही है। प्रेरीज जो है, हम इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास की भूमि है, और वेल्ड जो है अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली घास की भूमि है। वेल्ड में वनस्पति आवरण विरल है। ये भी ऑप्शन सही है। वेल्ड उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बताया कि वेल्ड जो है दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है और प्रेरिस घास की भूमि जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी तथा सी सही है। ऑप्शन 2 में केवल ए, बी तथा सी सही है। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? पहला, एक ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, सी तथा डी। उनके पास ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता है, अपना घर होना चाहिए तथा वेदों का ज्ञान होना चाहिए था सभा के सदस्य होने के लिए। उम्र का उसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है। एक ऐसी स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। बेदखली, सोपानिकी, विविधीकरण या फिर असमानता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असमानता। असमानता एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। यहाँ पे युग्म सम्मिलित करना है कृषि पद्धति को वर्णन के साथ। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती थी? तो निर्वाह कृषि ऐसी होती थी जहाँ पे जो किसान का परिवार है केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। तो ए का यही हो जाएगा सामने। ऑप्शन बी है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती थी? तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती थी, ज़्यादा लोगों के लिए। स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि ऐसी होती थी जब एक जगह के जंगलों को काट के जला दिया जाता था, वहाँ खेती करते थे 1-2 साल लोग और फिर दूसरे स्थान चले जाते थे और फिर वहाँ के जंगल झाड़ को जला के काट के वहाँ पे नई खेती बनाते थे। इसका क्या है कि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इस ऑप्शन में खेती के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, केवल व्यक्ति और पशु के बारे में है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ए तथा बी, ऑप्शन नंबर 2 में है ए तथा बी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 46 है। दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़े और उपयुक्त विकल्प चुने। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था।
ये जो है बिल्कुल सही है कथन। कारण है कि वह मानते थे समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से उसे छुटकारा पाना जरूरी है। ये भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पे भी हमें मैच करना है। गृहपति श्रेणी अधिमय अरिका मेडू। गृहपति क्या होता था? तो गृहपति जो होता था स्वतंत्र कृषक होता था। इसको सेकंड से मैच कर देंगे। श्रेणी जो होते थे शिल्पकार में होते थे, इसे हम 4 से मैच कर देंगे। अधिमय, अधिमय ऐसे किसानों को कहा जाता था जिनके पास भूमि नहीं होती थी, तो भूमिहीन मजदूर से अधिमय को मैच करेंगे। और अरिका मेडू जो थे तटीय निवासी थे। तो पहला का दूसरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है पहला का दूसरा, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 49, साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो जो साझी संपत्ति होती है उस पर सरकार का भी स्वामित्व होता है और समुदाय का भी स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए और सी विकल्प 1 में है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए हो सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसी को हम राइट टिक करेंगे। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने के लिए, या फिर अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। मानचित्र का जो सही इस्तेमाल है वह इतिहास में अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। तो ये बिल्कुल सही है। जब 18वीं शताब्दी का अंत और 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था उस समय भारत के जो कपड़े उद्योग थे उससे ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध थे नहीं, ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं थे क्योंकि भारतीयों को खुद ही ब्रिटिश से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। कपड़े को वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना कठिन हो रहा था, यह भी सही है। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी ये विकल्प 2 में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि खेती के वैज्ञानिक तरीके और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। सजातीय जनसंख्या के कारण, संस्कृतियों पर परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, या फिर समानताओं और समान लक्षणों के कारण। तो जो विविधता है वह संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण देखने को मिलती है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। निम्न श्रेणी तथा स्कूल और महाविद्यालयी परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे।
तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। सी, वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्टि करने हेतु। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है विकल्प 3 में, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55 है कथन और कारण। कथन है, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नई कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण इसका यह था कि भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहक और बाजारों के हिसाब से अपना कर नई शक्लें दी थी। तो ए तथा आर दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। दूसरा, बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तीसरा, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। और चौथा, पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो पत्थर के औजार का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में आरंभ नहीं हुआ था। ये ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी का ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हमारा सही है। तो 1, 2 और 3 है तीसरे ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कथन और कारण है। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई थी। कारण इसका यह था कि लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। तो ये दोनों ही सही है और जो है कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? वार्ड पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद या सचिव? तो वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड पार्षद ये तीनों को ही चुना जाता है, इलेक्शन करके इन तीनों को लाया जाता है। इसलिए ए, बी और डी, ए बी ऑप्शन नंबर 1 में है, ए बी एंड डी, तो ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। सचिव को शासन चुन के नहीं किया जाता, सचिव को चुन के नहीं लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीयों को रॉलेट एक्ट के अहिंसा विरोध का दिन मनाने को कहा था? 6 अप्रैल 1919 वह दिन था जिस दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध को मना रहे थे लोग गांधी जी के कहने पे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। जब ग्रीनविच पर 1 अपराह्न बज रहा होगा, यानी कि दोपहर के 1 बज रहे होंगे, तब ग्रीनविच से 60 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? 60 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पश्चिम जब ग्रीनविच में 1 बज रहे होंगे, दोपहर के 1 बज रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 9 बज रहे होंगे, सुबह के 9, पूर्व में हो रहे होंगे सुबह के 9 और पश्चिम में हो रहा होगा शाम का 5। जब ग्रीनविच पे दोपहर का 1 बजेगा तो 60 डिग्री पूर्व में, 60 डिग्री पूर्व, 1 डिग्री पूर्व जाने में लगता है 4 मिनट का समय। किसी भी स्थान पर जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ 1 डिग्री जाते हैं या फिर पूर्व की ओर पश्चिम से 1 डिग्री जाते हैं तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो जब हम 60 डिग्री जा रहे हैं तो 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 240 आएगा, 240 मिनट। 240 मिनट का होता है मतलब 4 घंटे। तो जब ग्रीनविच पे दोपहर के 1 बज रहे होंगे तो 4 घंटे बाद पूर्व में हो रहे होंगे 5 और पश्चिम में शाम के 5 बजेंगे और पूर्व में सुबह के 9 बजेंगे। 4 घंटे पहले का समय और यहाँ 4 घंटे बाद का समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है कथन और कारण। 2 कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है और विचार करके सही विकल्प को चुनना है। योगात्मक आकलन शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। और दूसरा कथन है कि रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। अगर आपको हिंदी अच्छे से ना समझ में आ रही हो तो आप इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं। ये जो योगात्मक आकलन है उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। और जो एफए है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों ही गलत है। जो एसे है समेटिव असेसमेंट, इसको एग्ज़ाम के लास्ट में लिया जाता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको बीच बीच में कराया जाता है, रचनात्मक आकलन बीच बीच में कराया जाता है एग्ज़ाम के पहले भी, ताकि बच्चों को सारी चीज़ें रिकॉल करवाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। पहला है कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो ये जो है इसके बारे में, सरकार के बारे में कुछ आलोचना की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। बी की देखते हैं ऑप्शन, अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच करिए। इसके बारे में भी हम कुछ आलोचना कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, ब्राज़ील और भारत की भू आकृति के बीच भेद करिए। तो ब्राज़ील की भू आकृति कैसी है और भारत की भू आकृति कैसी है, इसमें हमें भेद करना है, अंतर बताना है। इसमें कोई भी आलोचना जैसी बात नहीं है। डी है, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन करें। तो इसमें हिमालय की विशेषता बताना है, इसमें आलोचना जैसी कोई बात नहीं है। ई है, मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी। इसे भी हमें सीधा सीधा आंसर देना है कि मुगल जो प्रशासन था उसमें जमींदार की भूमिका क्या थी। इसमें हम मुगल प्रशासन की या फिर कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए और बी जो है यह सुटेबल लगता है, तो विकल्प 2 में है ऑप्शन ए और बी, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी का कारण क्या है। पहला कि वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, वे कुशल नहीं होते, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, या फिर उनमें अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती। तो इन सब में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है थर्ड, कि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं और यही कारण है कि उनको कम मजदूरी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, कैसे। व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से, नहीं कम करने से किसी चीज़ को नहीं आकर्षक बनाया जा सकता। दूसरा, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, और चौथा है तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से हम सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। क्वेश्चन 65 देखेंगे, इसमें हमें सही मिलान करना है। विवरण चार्ट, विवरण चार्ट का प्रयोग हम किस लिए कर सकते हैं, तो विवरण चार्ट का प्रयोग हम लोग ऐतिहासिक विकास के लिए कर सकते हैं। संबंध चार्ट, संबंध चार्ट का प्रयोग हम कार्य कारण के संबंधों को दर्शाने के लिए करते हैं। फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं प्रक्रिया के चरण को दर्शाने के लिए, कोई भी काम अगर हुआ तो किन किन प्रोसेस से गुजरता है उसको दिखाने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। और सारणीकरण चार्ट का प्रयोग हम करते हैं तालिका के रूप में, डेटा के रूप में। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड में है तो सेकंड ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, तो न्याय अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है, ये तो गलत है। न्यायपालिका जो है कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करती। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। थर्ड देख लेते हैं, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है, नहीं। कोई भी न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, ये दोनों ही तीनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। चौथा, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है, नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में चलते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बी, सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है। तो ये जो केवल वर्ड आ गया ये गलत हो गया, तो इस कारण से ये ऑप्शन हमारा गलत है। सी है, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर्विषयी है जिसका केंद्र बिंदु
खोज और प्रयोग है, और डी है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह एक केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने योग्य है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी है सेकेंड विकल्प में, तो सेकेंड इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 68 है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल की जांच कराना चाहता है? पहला ऑप्शन है केवल लेखन कौशल, तो केवल लेखन कौशल इस गलत हो जाएगा। बी है अंतर्वैयक्तिक कौशल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी है तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक और प्रस्तुति कौशल। तो सी और डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? पहला, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना। परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। और डी है परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए एंड सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला और तीसरा सही हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का अनुमोदन करना तथा विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कथन, दो कथन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ना है और हमें सही उत्तर देना है। पहला कथन है, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां जो हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच में विवाद। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। कथन बी जो है, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो हाँ ठीक है, ये भी ऑप्शन हम क्लास के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तो कथन ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, भारतीय संविधान निर्धारित करता है। भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, धार्मिक संस्थानों की संरचना, या फिर सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों को सरकार को चुनौती देना चाहते हैं जो कि भागीदारी के नियम हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान जो है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है उसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? मतलब पंचायत राज जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या था? सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर धार्मिक विविधता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, पहला, सहभागिता द्वारा शासन तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? पहला, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और जनसंख्या वृद्धि के कारण। मिडिल स्कूल में जो उपयुक्त है उसे हमें चुनना है। मिडिल स्कूल के लिए पहला ऑप्शन जो हमारा सही है, इतिहास में महात्मा गांधी के योगदान, ये पढ़ाया जा सकता है। और सी, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, ये मिडिल स्कूल के लायक टॉपिक हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ए और सी। 74 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 74 क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? पहला, अनुशासन के भाव का विकास करके, कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, और स्कूल में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। तो जो शिक्षक हैं विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए अनुशासन का विकास करने के लिए बोल सकता है बच्चों को, क्लास में उपयुक्त व्यवहार करने के लिए बोल सकते हैं, और क्लास में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने के लिए। व्यावसायिक फिल्में देखने के लिए नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 सही हो जाएगा, और विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है,
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार निपटने हेतु उपयुक्त है? विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात, या फिर विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो इसका जो हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य तक हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात तक भी पढ़ सकते हैं, और डी विश्लेषण से संश्लेषण तक। किसी भी चीज़ को हम जटिल से सामान्य की ओर नहीं पढ़ सकते। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? पहला, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्र और एटलसों का प्रयोग करना। दूसरा, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। तीसरा, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना। और चौथा, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों और सादृश्यों का प्रयोग करना। तो द्वंद्वात्मक उपयोग से हमारा जो तात्पर्य है वो है कि ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का वार्ता का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में चलते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न जो हैं अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों ही सही होगा। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 78 में चलते हैं। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि जो छोटे कारखाने होते हैं अनियमित जो लोग हैं श्रमिक उसको रोजगार देने में प्रीफर करते हैं। क्यों? पहला ऑप्शन है कि राज्य ने पहले ही श्रमिकों का लाभ का ख्याल रखा हुआ है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें न्यून संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी और डी, ऑप्शन 3 में है बी और डी, यही सही आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। इसका कारण क्या था? राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, या फिर रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध की सजा पाने के लिए, या सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रंग भेद का विरोध करने के खिलाफ ही नेल्सन मंडेला को सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा और निर्णयों का रिकॉर्ड रखना है। ये ऑप्शन तो हमारा सही है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, हाँ लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, तो नहीं, ग्राम सभा का जो सेक्रेटरी होता है सचिव उसको इलेक्ट नहीं किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने का होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है, सचिव को निर्वाचित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था? 19वीं शताब्दी में आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म जो है उभरा था? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, या फिर हिंदुत्व? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईसाई धर्म जो है वह उभरा था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए। पहला है, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। और बी, 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो नहीं, इसके तहत सभी वयस्क को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ ही लोगों और वर्गों और समुदाय के लोगों को ही यह अधिकार मिला था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है।
यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, या फिर यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। तो जो समालोचनात्मक सोच है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और समस्या समाधान करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी और ई विकल्प 1 में है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां और उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? पहला, विचारावेश प्रक्रिया, क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, या फिर द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो हैं संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? पहला, पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो ये बिल्कुल सही है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच करिए। बी है, 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। और सी है, जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए तथा बी। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण को सुधारने का महत्वपूर्ण कारक है, ये तो सही है। और दूसरा जो है, 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों के 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह के जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना 5 ई उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो जो शिक्षिका है सबसे पहले करेगी प्रयास संलग्न करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 5 ई उपागम जो है वह छात्रों को किसी अवधारणा को समझाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मॉडल है जिसके 5 चरण हैं। पहला होता है संलग्न करना, दूसरा है अन्वेषण करना, तीसरा है व्याख्या करना, और चौथा है विस्तार करना, और 5वां है मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले जो शिक्षिका है वह संलग्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे, तो वह कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? पहला है पाठ्य पुस्तक, अखबारी लेख, अध्ययन यात्रा, या फिर जीवनी। तो जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो करेगा अध्ययन यात्रा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd सही। क्वेश्चन 88 है, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह क्या दर्शाता है? तो यह सोच रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तर्क कौशल, विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, या फिर प्रयोग कौशल। तो क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थी में सबसे पहले अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, रोहित ने पाया कि उसके कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को इसमें सक्षम बनाने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए रोहित को करना चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। इसके लिए रोहित को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एसएसटी के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे हिंदी पेपर 1 के 30 क्वेश्चन। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है? मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति और सांस्कृतिक क्रम, ये तीनों जो हैं एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आदान प्रदान। 93 है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो गद्यांश के अनुसार पहला वाक्य सही है, संस्कृति हमेशा गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 94, किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो शब्द सामाजिक है इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कोई भी संस्कृति किसी देश कला के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है? तो इस वाक्य से आशय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति समय और स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो तथा जो है वह कारक चिन्ह नहीं है। के लिए कारक चिन्ह है, संप्रदान के लिए होता है, का के की संबंध कारक में आता है, और जो से है वह अपादान कारक में आता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस संस्कृति की निर्मात्री है? जो शिक्षा है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि वह परंपराओं की ज्यों का त्यों स्वीकारती है, वह मौजूदा संस्कृति में नवीनता लाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा जो है मौजूदा संस्कृति में नवीनता लाती है। 99 है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? तो शिक्षा को सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 99 का। नेक्स्ट एक पद्यांश दिया गया है और इसे पढ़ के हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश के अनुसार सिंहनाद का यहाँ पे अर्थ है ललकार से। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए यह पंक्ति लिखा गया है। भिन्न शब्द समूहों की पहचान करें। पुण्यवेदी, लघुदीप, लाल सिखाए और जलास्थियां। तो इसमें जो भिन्न है वह है जलास्थियां। क्वेश्चन नंबर 103, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? पाखंड विरोधी या देश प्रेम? तो इसमें देश प्रेम के लिए भावना अभिव्यक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 104 है, छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में जो है जिनने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में जिनने शब्द स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया किन्होंने? यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ? तो यह इस पंक्ति में ऑप्शन नंबर 4, जो चढ़ गए पुण्य वेदी के लिए बिना गर्दन का मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? वह सामग्री जो बच्चे घर लेकर आते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, सत्तासीन लोगों के लिए विकसित या लिखी गई सामग्री, या फिर जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामग्री की प्रामाणिकता जो है जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित तथा लिखित सामग्री से है। 107 क्वेश्चन है, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है और वह यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्द फिर उससे वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? तो अपर्णा जो है श्रवण के अधोशीर्षमुखी उपागम में विश्वास रखती है, यानी कि बॉटम अप में वह विश्वास रखती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है? तो भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 109 है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन दिए गए हैं, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। यह तात्पर्य हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो सामग्री दी गई है यह सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप करवाना चाहती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए वह टीचर बोलती है। तो बताइए कि वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है।
चित्रों को समझने की क्षमता विकसित कराना चाहती है, या फिर चित्रों के माध्यम से कहानी को मन में कल्पना करवाना चाहती है, चित्रों की सराहना करवाना चाहती है, या फिर पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में अनुमान लगाना चाहती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह शिक्षिका पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में अनुमान लगवाना चाहती है बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 111 है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। 112, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा? श्रवण और पठन, श्रवण लेखन, पठन बोलना, या फिर बोलना और लिखना लेखन। तो जो ग्रहणशील कौशल है उसके रूप में माना जाएगा श्रवण और पठन को, मतलब सुनने और पढ़ने को। क्वेश्चन नंबर 113 है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रेरणा को कहा जाएगा यांत्रिक प्रेरणा। विदेश जाकर वहाँ की भाषा को सीखना लोगों के लिए यांत्रिक प्रेरणा है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी, तमिल, संस्कृत या तेलुगु? तो जो हिंदी है वह शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शास्त्रीय भाषा के बारे में जाने तो शास्त्रीय भाषा वे प्राचीन भाषाएं होती है जिनका अपना साहित्यिक इतिहास होता है और प्राचीन साहित्य का भंडार होता है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं जो है 11 है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत तथा असमिया। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य से सही नहीं है? फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है। दूसरा, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। और चौथा है, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वह सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर आप जानें तो त्रिभाषा सूत्र जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अहम सिद्धांत है। इसके मुताबिक भारत के सभी छात्रों को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। इनमें से 2 भाषाएं मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए और जो तीसरी भाषा है वह इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? युक्तिपरक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या फिर व्याकरण परक ज्ञान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, घोषणात्मक ज्ञान। कक्षा 6 की अध्यापिका जो है बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलना है। कक्षा 6 की अध्यापिका है, तो बताइए कि क्या यह एक अच्छा कार्य है या नहीं है? ऑप्शन 1, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। तीसरा, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। और चौथा, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि क्लास 6 में भूगोल में बच्चों को रेगिस्तान के बारे में पढ़ने के लिए मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाली की बात समझ पाते हैं। और चौथा है कि बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे जो कि हिंदी पेपर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सचेतना जागृत करना। अब हम करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पेपर 2 के। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ के 121 से 128 यानी कि कुल 8 प्रश्नों के उत्तर देना है। यह पैसेज
झारखंड के नेतरहाट पहाड़ के बारे में दिया गया है, वहाँ की खूबसूरती के बारे में दिया गया है। इसे पढ़कर आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़ना है। नेतरहाट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 3696 फीट, ये राइट है। इट इज़ रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ये भी सही है। नेतरहाट इज ब्लेस्ड विथ वरदांत बनियान फॉरेस्ट, तो जो ये ऑप्शन है यह गलत है। वरदांत फॉरेस्ट से तो ब्लेस्ड है, पर वरदांत बनियान फॉरेस्ट से नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। 122 क्वेश्चन है। द अंडरलाइन वर्ड द फ्रेज द क्वांट हिल स्टेशन ब्रिंग शोलेस इम्प्लाइज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट मेक्स यू विजिट द प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। मतलब सोलेस का मतलब है कि यह आपको यह अनुभव कराता है कि आप इस स्थान को हर साल देखने आए। एज मेंशन इन पैरा 1, द क्वांट हिल स्टेशन नेतरहाट गिव्स पीस एंड काम टू विजिटर बिकॉज। जो हिल स्टेशन है घूमने आने वाले व्यक्तियों को एक अच्छा अनुभव देता है, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, दे कैन गो पैराग्लाइडिंग फ्रॉम हिल टॉप्स। क्वेश्चन नंबर 124, गॉर्जियस का ब्यूटीफुल दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें बताना है ट्रैंक्विल का क्या होगा। तो ट्रैंक्विल का जो आंसर होगा वह होगा मिस्टी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125, द सनराइज पॉइंट ऑफर विजिटर अ ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड 3, द सनराइज एंड द लश वेजिटेशन। जब विजिटर सनराइज पॉइंट को देखने जाते हैं तो वहाँ पे वे लोग सनराइज को भी देखते हैं और वहाँ के आसपास के वेजिटेशन को, वनस्पतियों को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सनराइज यानी कि सूर्योदय होना एक क्रिया है, और अवेस्ट्रक क्या है? तो अवेस्ट्रक जो है एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वर्ब एंड एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस व्यू इज नॉट फाउंड इन नेतरहाट। सॉरी, सैनिक व्यू यहाँ पे लिखा हुआ था। कौन सा सैनिक व्यू जो है नेतरहाट में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिफ्यूजी कैंप्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। 128 क्वेश्चन है, द फ्रेज हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटीज इम्प्लाइज। हस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है भीड़ भाड़, शोर शराबा, शहरों के शोर शराबे। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिजी एंड नॉइजी सिटीज। फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, जिसे पढ़कर क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक के आंसर देने हैं। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 129 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें 2 वर्ड के नीचे अंडरलाइन किए गए हैं। ये दोनों सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से हैं ये बताना है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, और डेंजरस मतलब होता है खतरनाक। तो ये जो दोनों ही वर्ड है ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एडजेक्टिव। 130 क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द 3 फ्रेंड्स प्रपोज द आइडिया ऑफ मीटिंग द पूल 10 ईयर्स हेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोमी। आप जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। 131 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रफ रॉक्स ऑन द बेड। Which word can be the nearest synonyms of the word instinct? Instinct का जो synonyms है, समानार्थी शब्द है, वो है inclination। क्वेश्चन नंबर 133, What about the 3 boys together? उन तीनों लड़कों को एक साथ क्या था जो लेकर आया था? इसका आंसर होगा पहला, their spirit of adventure। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134, A place made in deadly earnest implies। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ प्रोमिस इन कंप्लीट सीरियसनेस। 135 क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी। एनालॉगी को कंप्लीट करना है हमें। क्राउडेड का डेजर्टेड, तो वीगर का क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो वीगर का आंसर है वह है वीकनेस।
विगर का मतलब होता है ताकतवर और इसका उल्टा है वीकनेस, इसलिए हमें यहाँ पे उल्टा को मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 136 है, अश्विन नोज उड़िया फ्रॉम हिज बर्थ एंड ही स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी। अश्विन जो है जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है और वह हिंदी और इंग्लिश को अलग से बाद में पढ़ाई किया। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो बताइए कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिज इंग्लिश लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन। इंग्लिश सीखना उसका लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि वह इंग्लिश को बाद में सीखा है। इंग्लिश जो है वह बचपन से अर्जित नहीं किया, उड़िया भाषा को वह बचपन से अर्जित किया। यहाँ पे नोट ट्रू पूछा था, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्हेन अ पर्सन लर्न द लैंग्वेज फॉर अल्टीरियन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन यानी कि साधना प्रेरणा तब होती है जब व्यक्ति को ज़रूरत के अनुसार भाषा सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 देखेंगे, कृपा एंड करण आर ट्विन एंड स्पीक अ पार्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी, हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच। व्हाट इज देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे टू स्पीकिंग द डायलेक्ट नोन एज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आइडियोलैक्ट। 139 देखेंगे, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश भाषा को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पद दिया गया है। तो इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 140, अ टेस्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज। एक ऐसा टेस्ट जो आइडेंटिफाई करता है कि बच्चा किस विषय में कमज़ोर है या फिर पढ़ने में तेज है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 141, अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन अ कॉन्टेक्स्ट, व्हाट नॉलेज डज सी पोजेस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिक्लेरेटिव नॉलेज। 142 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज। भाषा के बारे में इनमें से चारों में से कौन सा सही नहीं है। सम लैंग्वेज कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर। कुछ ही भाषा होती है जो साइंस और इंजीनियरिंग को बेहतर तरीके से बता या पढ़ा सकती है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज अ रिपोजिटरी हिस्ट्री, लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सम ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो 142 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नोट ट्रू। तो केवल हम कुछ भाषा को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो साइंस और इंजीनियरिंग को बेहतर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, व्हाट आर द स्टेजेज इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग एंड डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मिंग ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द टॉपिक, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, राइटिंग द ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। यहाँ पे ये पूछा है कि जब हम किसी भी प्रयोग को करते हैं तो कौन कौन सी गतिविधियों से गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम समूह बनाएंगे, उसके बाद टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करेंगे, उसे लिखेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे और तब हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व। जो टॉप डाउन अप्रोच है सुनने का, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लिसनिंग टू ओवरऑल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट, स्पीच और रेडियो और ऑडियो। क्वेश्चन नंबर 145, अ टीचर ऑफ क्लास 7 वांटेड टू गिव अ राइटिंग टास्क ऑफ राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। क्लास 7 की एक शिक्षिका है जो बच्चों को किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लिखने के लिए देना चाहती है। सी वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम एंड बाउट अ हॉकर टू हर क्लासरूम विथ हिज बास्केट। तो वो शिक्षिका जो है अपने क्लास से बाहर जाती है और एक फेरी वाले को उसके बास्केट के साथ लाके क्लासरूम में लाके खड़ी कर देती है। सी रिक्वेस्टेड हिम टू बी देयर फॉर अबाउट 7 मिनट। और उस
फेरी वाले से यह रिक्वेस्ट करती है कि आप 7 मिनट तक यहीं पे रहें। एंड देन आस्क्ड हर लर्नर टू वर्क इन पेयर एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन। और फिर बच्चों को बोलती है कि आप जोड़ियाँ बनाकर इस व्यक्ति के बारे में लिखें। व्हाट डू यू थिंक द हॉकर इन दिस एक्टिविटी इज नोन एज। तो इस क्रिया में जो हॉकर है, जो फेरी वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मटेरियल, यानी कि सामग्री। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास 7 वांट हर लर्नर टू रीड द शॉर्ट टेक्स्ट विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी प्रेजेंटेड in the text. What does the teacher aim to promote among learners? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रिटिकल लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। शास्त्रीय भाषा के बारे में इनमें से क्या जो है सही है? एज एडवोकेटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में हम क्लासिकल लैंग्वेज को एक एडिशनल ऑप्शन के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। 148 क्वेश्चन है। हियर इज अ टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज द टेक्स्ट बिलोंग टू। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ के हमें इसका आंसर देना है कि किस बारे में यह बात कर रहा है। Suddenly after the revolution it seemed possible to change this in many parts of the world including Europe and Asia. New ideas about individual right and who controlled social power began to discussed. In India, Raja Ram Mohan Rai and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution. The development in the colonies in turn reshaped दिस आइडिया ऑफ सोशल चेंज। यह टेक्स्ट जो है यह किससे बिलोंग करती है? रिवॉल्यूशन रजिस्टर से, साइंस से, पॉलिटिकल से या फिर सोशल साइंस से? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो बातें हैं यह सोशल साइंस से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। सुभाष अ टीचर ऑफ क्लास 8 रिग्रेट्स लैंग्वेज असाइनमेंट्स जनरली डज नॉट गिव इम्पोर्टेंट टू रिसेप्टिव स्किल। व्हाट डज ही मीन बाय रिसेप्टिव स्किल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लिसनिंग एंड रीडिंग। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक 150 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। लर्नर अंडरस्टैंड्स एंड अप्लाइज दैट लैंग्वेज वर्क एज अ सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस। तो दोस्तों ये हमारा 2024 में 14 दिसंबर को हुए सीटेट के एग्ज़ाम का 150 क्वेश्चन का सेट था जो कि ख़त्म हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।